क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित है। सभी कार्य क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: शैक्षिक क्षेत्र, शोध और उपयोग। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के बारे में जानना है। सबसे पहले इसमें क्षेत्र में इसके शैक्षिक क्षेत्र के निम्नलिखित शाखाएं हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है। जिसमें पहला शाखा है जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान में किशोरावस्था, वयस्क अवस्था तथा वृद्धावस्था के अध्ययन पर बल डाला जाता है। यही कारण है कि इसे जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान के 5% मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। दूसरा है मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसमें मानव पर जो प्रयोग होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि मानव पर कैसे व्यवहार पर उसका अध्ययन का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानता है। तो इसमें है मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव के सभी व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है जिस पर प्रयोग संभव है। अगला है पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अधिकतर शोध सीखने के क्षेत्र में प्रक्रिया तथा व्यवहारों को जैविक पहलुओं के अध्ययन में किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है वो अधिक सीखने के क्षेत्र में ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर, गथरी, पैवलर, टॉलमैन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तीसरा है चौथा दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जैविक विज्ञान से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसे मनोजीव विज्ञान भी कहा जाता है। आजकल विभिन्न तरह के औषध तथा उनके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। दैहिक मनोविज्ञान का कहने मतलब इसमें हम शरीर के अंदर सभी प्रकार के मस्तिष्क कार्यों, न्यूट्रिशन और जब स्नायुमंडल, मस्तिष्क के क्षेत्र कार्य के बारे में जाना जाता है। और तीसरा है परिमाणात्मक मनोविज्ञान। मतलब मनोविज्ञान में जो शोध होते हैं उसका सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए नई नई विधियों का उपयोग किया जाता है जो परिमाणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इस परिमाणात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार को समझने तथा उनका अध्ययन करने के लिए गणितीय, सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक विधि का विकसित करना है। तो जो भी सांख्यिकी विधि होता है परिमाणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और अगला है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के अध्ययन से है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के समान तथा विचलित दोनों तरह के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्तित्व मनोविज्ञान में समान एवं असमान दोनों तरह के व्यक्तियों का अध्ययन कर उनके व्यवहार के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र समाज शास्त्र के क्षेत्र से काफ़ी संबंधित है। समाज मनोविज्ञान में समूह का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा व्यक्ति के समूह पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का जो समूह होता है उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है या व्यक्तियों का समूह समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन लोग का अध्ययन किया जाता है। अगला है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षण, सीखना, चिंतन, सीखना, स्मृति, बुद्धि आदि के अध्ययन के महत्व पर बल डाला जाता है। 9वां है असमान मनोविज्ञान। असमान मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को कुसमायोजित व्यवहार या असमान व्यवहार के कारणों, लक्षणों तथा प्रकारों आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जो असमान व्यक्ति जो पागल होते हैं, जो मेंटल रूप से
सही नहीं, समान व्यक्ति से अलग दिखाई देते हैं, जो शांत रहते हैं, खुद में खोए हुए रहते हैं आदि व्यक्तियों का मतलब अध्ययन कर उसका उपाय किया जाता है असमान मनोविज्ञान। अब लास्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शैक्षिक प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विशेष अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का संबंध मुख्यतः सीखने तथा अभिप्रेरणा के बारे में मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में कार्य क्षेत्र में ये विभिन्न पाठ है जिसका हमें जाना है। अब आएगा इसके प्रयुक्त, दूसरा है प्रयुक्त मनोविज्ञान का क्षेत्र। इसमें 3 कार्य था। पहला था शैक्षिक क्षेत्र में अप्रयुक्त मनोविज्ञान। इस प्रयुक्त मनोविज्ञान इस क्षेत्र में अंतर्गत मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के समूहों को वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में अपने कौशल एवं शोध का उपयोग करते हैं ताकि लोगों को समस्याओं को समाधान हो सके। इसलिए इस प्रयुक्त मनोविज्ञान के निम्न शाखाएं हैं। पहला नैदानिक मनोविज्ञान, मतलब इसमें जो मनोवैज्ञानिक समान रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन कर उनका उपचार करने का प्रयास इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का सबसे प्रचलित एवं बड़ा प्रयुक्त शाखा मनोविज्ञान की कुल शाखा का 43% मनोविज्ञान केवल नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं। इसका प्रमुख कार्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित लोगों को ठीक करना ताकि वे अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को ठीक ढंग से समाधान कर सकें। दूसरा है सामुदायिक मनोविज्ञान। सामुदायिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जो मनोवैज्ञानिक नियमों, विचार, तथ्यों का उपयोग कर सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं ताकि व्यक्ति अपने कार्य के समूह को समायोजन करने में मदद मिल सके। ऐसे परामर्श मनोविज्ञान, यह परामर्श मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें व्यक्ति को परामर्श देकर उनके समस्याओं को समाधान के जो व्यक्ति सामयिक रूप में विचलित होते हैं वो अपनी जो वातावरण में समायोजन उनको नहीं कर पाते, उनको समायोजन करने में मदद किया जाता है परामर्श मनोविज्ञान में। अगला है स्कूल मनोविज्ञान। स्कूल मनोवैज्ञानिक बच्चों के शिक्षा से संबंधित समस्याओं का उपचार करते हैं। उन्हें किस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, उन्हें कौशल के अनुसार, उनका जिज्ञासा के अनुसार उस क्षेत्र में कार्य को करने को लिए उससे प्रोत्साहित किया जाता है स्कूल मनोविज्ञान में। और दूसरा अगला है औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान के उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनका पर्याप्त समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। मतलब औद्योगिक मनोविज्ञान, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक होते हैं जो उद्योग से रिलेटेड सभी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसे जो कर्मचारी है उनको वहाँ प्रकाश की, उन्हें जो मौसम है उस टेम्परेचर में वो कैसे रहते हैं उनको अनुकूल बनाना ताकि अधिक से अधिक काम कर सकें और आराम कर सकें। अगला है नेक्स्ट है तीसरा जो पॉइंट है इसमें मनोविज्ञान के उभरते नए क्षेत्र। इसमें मनोविज्ञान में अब नए नए क्षेत्र आ रहे हैं जिसके अध्ययन में विशेष मनोवैज्ञानिकों की रुचि हो रही है। इनमें निम्न शाखाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। पहला है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, मतलब जो पर्यावरण से समस्याएं होती हैं उसको अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में पर्यावरण के विभिन्न पहलू, जैसे पर्यावरण में भिन्न भिन्न पहलू हैं जैसे स्कूल, घर, आवाज़, प्रदूषण, मौसम, भीड़ भाड़ आदि व्यवहारों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों का अध्ययन पर्यावरणीय मनोविज्ञान के तहत किया जाता है। कुछ पर्यावरण मतलब जैसे आंधी तूफान, घर टूट जाना, बाढ़ आ जाना, स्कूल में बहुत सी समस्या हैं, कैसे बच्चों को भेजना है, पढ़ाना है। प्रदूषण है, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, मौसम, कभी बरसात ज़्यादा, कहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वहाँ प्रभावित होते हैं, सबका अध्ययन कर उनके दुख कैसे उस व्यक्ति वहाँ पर झेलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य तथा उन्हें प्रभावित करने वाले चरों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला जाता है। इस क्षेत्र में विशेषकर तनाव, चिंता आदि, हृदय रोग, कैंसर आदि की उत्पत्ति से क्या भूमिका होती है इनका अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में जो व्यक्ति होते हैं उनको कैसे चिंता होता है, चिंता के माध्यम से तनाव उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं होता है, जब कोई कार्य करने के लिए सोचते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों से उन्हें मतलब बीमारी, शरीर के अंदर चिंता के कारण बीमारी उत्पन्न होती है।
उसका उपचार करने का प्रयास स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किया जाता है। तीसरा है सुधारात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में मनोवैज्ञानिक उन मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो सामाजिक नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन कर संबंध होता है। उसे अपराधी एवं किशोर अपराधियों को व्यवहार को सुधारने का पर्याप्त प्रयास किया जाता है। सुधारात्मक मनोविज्ञान जैसे बहुत से चाइल्ड केयर है, जैसे 14 वर्ष के जो नीचे बालक होते हैं बहुत मतलब अपराधी किस्म के हो जाते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। उन्हें गलत शिक्षा मिल जाती है जिससे वो गलत वातावरण के कारण वो अपने कार्यों को नहीं करते और गलत राह में चल जाते हैं, लालच में आकर वो गलत कार्य करते हैं और उनको सुधारने का प्रयास उन मनोवैज्ञानिकों को द्वारा किया जाए जो सुधारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। खेल कूद का मनोविज्ञान। खेल कूद का मनोविज्ञान में खेल कूद में एक ऐसा शाखा है जिसमें केवल खिलाड़ी पुरुष या महिला खिलाड़ी के व्यवहारों का अनुभूति नहीं बल्कि कोच, क्लब, खेल से संबंधित रेफरी आदि जो लोग होते हैं उनसे भी संबंधित समस्याओं का अध्ययन खेल कूद के प्रति किया जाता है। खेल कूद संघों के प्रबंधकों को श्रोताओं के प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। जो शोधकर्ता जैसे श्रोतागण होते हैं उनसे राय मांगी जाती है कि उससे क्या उन्हें प्रॉब्लम कैसी है, उन्हें खिलाड़ियों से मतलब देखने में सुनने में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका उपाय इसमें किया जाता है। खेल कूद का वर्ल्ड कांग्रेस रोम में 1965 में हुआ था। इसके बाद खेल कूद मनोविज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का भी जन्म हुआ। 1913 में बर्टिन ने खेल कूद मनोविज्ञान पर लिखे गए लेखों को संग्रहित कर प्रकाशित भी किया है। ये बर्टिन जो है मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें खेल कूद पर जो भी प्रकाशन जो आर्टिकल छपा था उन्होंने प्रकाशित किया और खेल कूद की दिशा में एक अथक प्रयास किए। अगला है राजनीतिक मनोविज्ञान। इसमें व्यक्ति राजनीतिक मनोविज्ञान जिसमें मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि लोग शासन एक दूसरे पर शासन कैसे करते हैं। जैसे नेता है कैसे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, कैसे लोगों को उस पर शासन करना है, उनके कैसी आवश्यकताओं को देखकर उनके बातों को समझाकर पूरा कर दिया जाएगा, ऐसी बातों को कहकर उनकी कामों को उनको जिज्ञासा जो होती है व्यक्ति को उनको पूरा करते हैं, जिससे व्यक्ति उनसे खुश होकर उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। राजनीतिक मनोविज्ञान में मतलब जो भी नेता होते हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है, कैसे नेता बने, कैसे कार्य करेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। गीरो मनोविज्ञान। गीरो मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें वृद्धावस्था के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वृद्धा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन किया जाता है। अध्ययन जो वृद्धा लोग होते हैं उनको समस्या है, उनके बुढ़ापे में मतलब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उन्हें सोचने समझने की जो क्षमताएं होती हैं थोड़ा कम हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका वो अध्ययन करते हैं। वृद्धावस्था को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहला है 65 वर्ष से 74 वर्ष के आयु वाले लोगों को रखा गया है, उसे वृद्ध। दूसरा है वृद्ध, इसमें 75 से 85 वर्षों को लोग को रखा गया है। पूरा वृद्ध, इसमें 85 वर्ष के ऊपर आयु वाले को व्यक्ति को रखा गया है। इन्हें विभिन्न पार्ट में बांटकर जैसे जैसे उम्र होती है उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उनको अधिक प्रेम, स्नेह, अधिक जिज्ञासा जो मन में होती है उनको उपायों को ढूंढा जाता है। ये गीरो मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला है आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान पद का उपयोग सबसे पहले 1901 में हुआ था। आर्थिक मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति किस तरह से अर्थव्यवस्था तथा प्रभावित होता है। अगला इसमें जो है नई मनोविज्ञान के यातायात एवं अगला पॉइंट है यातायात एवं परिवहन मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में यातायात नियमों एवं ऑटोमोबाइल चालकों को मनोवैज्ञानिक आशय का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूलतः 2 बातों पर विशेष ध्यान जाता है। पहला है दुर्घटनाओं के रोकथाम से संबंधित उपाय करना और चालकों को निष्पादन की प्रभावशीलता को संबंध सूचना। यानी इसमें जो यातायात मनोविज्ञान है उसमें दुर्घटनाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें चालकों को देखा जाता है कैसे उन्हें कितना आराम चाहिए और कितना कार्य करना है, कैसे चलाना है गाड़ी को, कितने स्पीड से चलाना है। तो सभी ध्यानों को देखते हुए यातायात के संबंधित समस्याओं को, रोड को कैसे बनाया जाए, रोड पर जो
पेड़ पौधे हैं छायादार बनाया जाए, लाइट का उचित व्यवस्था रहे, रात को गाड़ी चलाते समय सब बात का अध्ययन किया जाता है। अगला इसमें है इस यातायात मनोविज्ञान है। इसके बाद इस प्रकार पर से अध्ययन किए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वह 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला है शैक्षणिक क्षेत्र, दूसरा है प्रयुक्त मनोविज्ञान और तीसरा है मनोविज्ञान के उभरते नए क्षेत्र। मतलब इसमें जो प्रश्न होंगे अलग से आ सकते हैं, मनोविज्ञान के नए उभरते क्षेत्रों का वर्णन करें या फिर मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र एवं उनके परिभाषाओं को वर्णन करें। इस प्रकार इसमें मनोविज्ञान से संबंधित मैंने कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। इसमें नए सेमेस्टर का इसमें उपयोग है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम मनोविज्ञान से संबंधित संदर्भ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे दृष्टिकोण, मनोविज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।